नमस्कार दोस्तों महाराष्ट्र में देवेंद्र राज के साथ ही अब दिल्ली में नरेंद्र राज के भविष्य को भी पढ़ने का काम शुरू हो गया है। नरेंद्र राज को पढ़ने का मतलब है कि वो यक्ष प्रश्न, जिसके बारे में बीजेपी में तो कोई खुलकर बात नहीं करता, लेकिन देश में उसकी चर्चा जरूर चलती रहती है। ये वही यक्ष प्रश्न है जिसने 10 साल पहले कांग्रेस को केंद्र की सत्ता से बेदखल किया, तो फिर दोबारा उसे मौका तक नहीं मिल पा रहा है कि अकेले ना सही तो जोड़ तोड़ करके भी सत्ता में आ सके। इतना बड़ा और गंभीर है ये यक्ष प्रश्न। लेकिन एक जगह है जहां उस प्रश्न की चर्चा भी है और उसका जवाब भी। उस जगह तो सत्ता में बैठा बीजेपी का हर शख्स सिर झुकाता है, जिस जगह की नाराजगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को हिला चुकी है। और उस जगह की बातों उसकी मर्जी की ताजा मिसाल है महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस का मुख्यमंत्री बनना। पहले तो आप उस जगह को भी जान लीजिए। वो जगह है नागपुर का संघ मुख्यालय, जहां से अगर कोई मर्जी जाहिर कर दी गई तो बीजेपी के किसी भी नेता की कोई हिम्मत नहीं कि उसके खिलाफ जा सके। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के सवाल पर चाहे जितनी खींचतान मची हो, 2.5 साल से महाराष्ट्र के बिसात बिछा रहे अमित शाह की मर्जी कुछ भी रही हो। अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कितना भी कन्विंस किया हो, लेकिन आखिर वही हुआ जो संघ ने चाहा। राजनीति और सत्ता में संघ इस तरह सीधा सीधा दखल बहुत ही कम देता है, लेकिन जब देता है तो उसे टाला नहीं जा सकता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही हैं। आप सबको याद होगा कि 2017 में जब प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार आई थी, तो मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर लंबी खींचतान चली थी। उस वक्त के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और मौजूदा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी उस वक्त रेस में थे। बताया जाता है कि आखिरी वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भरोसेमंद मनोज सिन्हा का नाम फाइनल भी कर दिया था। मनोज सिन्हा के नाम के औपचारिक ऐलान के पहले ही उन्हें सीएम का प्रोटोकॉल भी मिल चुका था। वो काशी में बाबा विश्वनाथ के विशेष दर्शन और मिलने वाले मुख्यमंत्री पद के लिए एडवांस में माथा टेकने भी पहुंच गए थे। असल में मीडिया को मनोज सिन्हा के नाम पर मुहर की खबर ही तब लगी थी जब मुख्यमंत्री के प्रोटोकॉल के मुताबिक उन्हें सुरक्षा मिल गई थी। लेकिन इस सारे प्रोसेस में अभी तक संघ ने दखल नहीं दिया था। जैसे ही औपचारिक ऐलान से पहले मनोज सिन्हा के नाम को संघ के सामने रखा गया, संघ ने अपनी मर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रख दी और मनोज सिन्हा का नाम करीब करीब तय हो जाने के बाद भी यूपी के मुख्यमंत्री के रूप में ऐलान हो गया योगी आदित्यनाथ का। 2017 से लगातार योगी आदित्यनाथ सूबे के मुख्यमंत्री हैं। उस वक्त योगी आदित्यनाथ सांसद थे। योगी के नाम के ऐलान के साथ ही केशव प्रसाद मौर्य को इतना बड़ा झटका लगा कि वो अस्पताल तक पहुंच गए थे। हालांकि रूटीन चेकअप के बाद वो ठीक भी हो गए थे। इस किस्से से आप योगी और केशव प्रसाद मौर्य की तब से चली आ रही अदावत को भी समझ लीजिए और संघ के वीटो पावर को भी समझ लीजिए। अब महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने एक सवाल है। बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? एक्सटेंशन पर चल रहे अध्यक्ष जेपी नड्डा की जगह नए प्रॉपर फुल टाइमर अध्यक्ष के चुनाव को अभी तक यही कहकर टाला जा रहा था कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद नया अध्यक्ष बनाया जाएगा। अब वो घड़ी आ चुकी है दोस्तों, लेकिन संघ के सामने 2 सवाल है। बीजेपी अध्यक्ष के साथ ही वो यक्ष प्रश्न भी संघ के सामने है, जिसे लेकर बीजेपी के कई महारथियों के मन ही मन लड्डू भी फूटते रहते हैं, लेकिन जुबान से कोई कुछ नहीं कहता। एक महारथी तो खुद को उस सवाल का नेचुरल जवाब भी मानते हैं। वो यक्ष प्रश्न है कि हु इज आफ्टर मोदी? नरेंद्र मोदी के बाद प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा?
अगर संघ के सामने ये सवाल है तो इसका पहला मतलब तो यही है कि ये सवाल है और पूरी गंभीरता से है। और इसका दूसरा मतलब यह है कि इस सवाल का जवाब बीजेपी के जरिए नहीं, संघ के जरिए ही मिलेगा। वैसे भी इस बार बीजेपी का अध्यक्ष भी संघ की ही मर्जी से तय होगा, क्योंकि इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जो झटका लगा है उसने सिर्फ राजनीतिक तौर पर ही नहीं, एजेंडे और विचारधारा के तौर पर भी बीजेपी को झटका दिया है। और बीजेपी का एजेंडा या फिर विचारधारा तो उसके मातृ संगठन आरएसएस की ही है। यानी असल झटका संघ को ही लगा है। और यह झटका देने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी बीजेपी से ज्यादा संघ को ही निशाने पर लेते हैं। देखते भी होंगे आप, कई बार जहां भी राहुल गांधी भाषण देते हैं ज्यादातर संघ को ही निशाने पर लेते हैं, उसे घेरते रहते हैं। यही संघ की असली फिक्र भी है। राजनीति के केंद्र में अभी तक संघ इस तरह कभी भी नहीं आया। इसीलिए बीजेपी का अध्यक्ष भी संघ के लिए महत्वपूर्ण है और प्रधानमंत्री का पद उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण। अगले साल संघ की स्थापना के 100 बरस पूरे हो रहे हैं। शताब्दी वर्ष में संघ कोई कड़ी कमजोर नहीं छोड़ना चाहता है। इसका पहला बड़ा इशारा महाराष्ट्र में सीएम पद पर अपनी मर्जी चलाकर संघ ने दे दिया है। महाराष्ट्र में जिस तरह संघ ने देवेंद्र फडणवीस को बिठाया, उसी तरह दिल्ली की गद्दी पर भी संघ ही अपना कोई व्यक्ति बैठाएगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संघ की ही पसंद थे। अगले साल संघ 100 बरस का हो रहा है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 75 साल के पूरे हो जाएंगे। अब मोदी के मंत्री तो उनकी नजरों में नंबर बढ़ाने के लिए ये तक कहते हैं कि 2029 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। लेकिन हकीकत में मोदी की कुर्सी पाने की रेस में कैबिनेट के कई मंत्री लगे हैं, चाहे वो राजनाथ सिंह हो या फिर शिवराज सिंह चौहान। लेकिन मोदी के असली राजनीतिक वारिस होने का नेचुरल वारिस खुद को गृह मंत्री अमित शाह ही मानते हैं। गुजरात लॉबी के जिन 2 लोगों ने 2014 से लेकर अब तक बीजेपी को जीतने की जो भी आदत लगाई है, साम दाम दंड भेद कैसे भी सत्ता हथियाने का जो पाठ पढ़ाया है, पाठ सिखाया गया है, संघर्ष से सत्ता की रईसी दिखाई है, वो 2 ही लोग मोदी और शाह हैं। इस जोड़ी का नाम हमेशा एक साथ ही आता है। ऐसे में मोदी के बाद अमित शाह, ये ऑटोमेटिक इक्वेशन अमित शाह मानते हैं। लेकिन संघ की नजर में ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसकी नजर में प्रधानमंत्री पद की योग्यताएं कुछ और हैं, अमित शाह की सोच से बिल्कुल अलग है। इसीलिए अमित शाह भी संघ की लिस्ट में होंगे, इसकी उम्मीद भी बहुत कम नजर आती है। संघ की लिस्ट में सबसे पहले तो नागपुर में ही बैठे संघ प्रमुख मोहन भागवत के बेहद करीबी नितिन गडकरी शामिल हैं। इस लिस्ट में संघ की सबसे कामयाब प्रयोगशाला मध्य प्रदेश से निकले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी हो सकते हैं। हालांकि केंद्र में मंत्री बनने के बाद से शिवराज सिंह चौहान जिस तरह मोदी चालीसा का पाठ करने लगे हैं, बताया जाता है कि उसने संघ की नजरों में शिवराज के नंबर कम कर दिए हैं। इन 2 स्वयंसेवक उम्मीदवारों के सिवा एक और नाम है जो कभी संघ का स्वयंसेवक नहीं रहा है, लेकिन संघ के एजेंडे पर किसी स्वयंसेवक या फिर प्रचारक से ज्यादा अग्रेसिव होकर उसे बढ़ा रहा है। उस व्यक्ति का नाम आप लोगों को मालूम ही होगा, जानते ही होंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। योगी संघ के एजेंडे हिंदुत्व पर नरेंद्र मोदी से भी बड़े पोस्टर बॉय बनकर सामने आए हैं। हिंदुत्व के नाम पर मोदी ने गुजरात को जिस तरह गढ़ा है, योगी आदित्यनाथ यूपी को उससे कहीं ज्यादा तेवर और बेखौफ अंदाज में गढ़ रहे हैं। योगी तो अपने नाम और पहनावे से ही वो क्राइटेरिया पूरा करते हैं जो संघ को चाहिए। उनके एक्शन तक जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। अपने दौर में मोदी एक दमदार मुख्यमंत्री रहे हैं, तो अब योगी से ज्यादा ताकतवर मुख्यमंत्री पूरी बीजेपी क्या पूरे देश में नहीं है। हालांकि योगी के आगे खुद को पिछड़ता हुआ देख अमित शाह अपना एक यस मैन भी तैयार कर रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा।
हिंदुत्व के एजेंडे पर हिमंता एक से बढ़कर एक नफरती बयान देते रहते हैं। अमित शाह मौजूदा हालात को भांप रहे हैं। इसीलिए जिस वक्त महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक दल की मीटिंग में संघ के पसंदीदा देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मुहर लगाई जा रही थी, ठीक उसी वक्त हिमंता बिस्वा शर्मा दिल्ली में मौजूद थे और अपनी असम की कैबिनेट के एक फैसले का ऐलान दिल्ली में कर रहे थे। असम में बीफ के टोटल पब्लिक बैन का ऐलान। असम के मुख्यमंत्री का अपने राज्य से जुड़े एक फैसले का ऐलान दिल्ली में करने का मकसद यही लगाया जा रहा है कि अमित शाह हिंदुत्व के पोस्टर बॉय के तौर पर योगी आदित्यनाथ के मुकाबले एक और कैंडिडेट खड़ा करना चाहते हैं। हिमंता को पैन इंडिया लीडर दिखाने के लिए पूरे नॉर्थ ईस्ट में असम के मुख्यमंत्री का दखल सुपर सीएम के रूप में रहता है। देश के दूसरे हिस्सों में भी प्रचार के लिए हिमंता को ही भेजा जाता है। अभी झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठिए के मुद्दे को बेवजह का तूल देकर बड़ा चुनावी एजेंडा बनाने का जिम्मा भी हिमंता को ही सौंपा गया था। लेकिन झारखंड की जनता ने हिमंता का एजेंडा और खुद हिमंता के साथ ही पूरी बीजेपी को ही खारिज कर दिया। इससे साफ जाहिर हो गया कि हिंदुत्व के एजेंडे पर हिमंता दौड़ने की कोशिश जरूर करते रहते हैं, लेकिन अभी तक वो योगी के पीछे ही है। योगी ने अभी यूपी के उपचुनाव की जीत के जरिए अपनी ताकत का सबूत दिया है। सिर्फ यूपी ही नहीं, महाराष्ट्र और झारखंड में भी योगी के प्रचार का स्ट्राइक रेट जबरदस्त रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र में 4 दिन में 11 रैलियां की थी, जिसके जरिए 17 सीटों को कवर भी किया था। इनमें से 15 उम्मीदवार जीत गए, 15 कैंडिडेट्स। यानी महाराष्ट्र में योगी का स्ट्राइक रेट करीब 85% रहा। इसी तरह झारखंड बीजेपी के हाथ नहीं आया, लेकिन योगी का स्ट्राइक रेट वहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डबल रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैलियों के जरिए 40 सीटें कवर की थीं और 22% के स्ट्राइक रेट से 9 सीट ही जिता पाए। जबकि योगी आदित्यनाथ ने झारखंड में 18 कैंडिडेट्स का चुनाव प्रचार किया और 8 को जीत मिली, यानी स्ट्राइक रेट 44% रही। इतना ही नहीं दोस्तों, इस बार पूरे देश में हुए विधानसभा और उपचुनाव में बीजेपी के हिंदुत्व को जो नारा मिला है वो योगी आदित्यनाथ की ही देन है। चाहे उसे किसी भी नेता ने किसी भी तरह के बदलाव के साथ ही लगाया हो। प्रधानमंत्री ने एक है तो सेफ है कहा, अमित शाह ने भी उसे लगाया, लेकिन इसका मूल योगी ने दिया। योगी ने जो नारा दिया, इस नारे के साथ योगी ने बीजेपी के हिंदुत्व पर अपनी राष्ट्रीय छाप लगा दी। आरएसएस भी योगी को अब राष्ट्रीय कद का नेता मानता है। इसके लिए योगी पहले भी देश भर के अलग अलग चुनावों में खुद को साबित कर चुके हैं और स्टार प्रचारक में सबसे ज्यादा डिमांड वाले नेता बन चुके हैं। संघ के पैरामीटर पर योगी आदित्यनाथ की इन काबिलियत का तोड़ फिलहाल किसी नेता के पास नहीं है। ऐसे में माना जा रहा है कि जैसा नेता प्रधानमंत्री के पद पर संघ चाहता है वो योगी आदित्यनाथ हो सकते हैं। हालांकि संघ प्रमुख मोहन भागवत के पुराने प्रिय नेता नितिन गडकरी भी रेस में योगी के बराबर ही खड़े हैं। ज्यादा उम्मीद इन्हीं में से किसी के नाम पर संघ की मुहर लगने की उम्मीद है और कयास ये लगाया जा रहा है कि महाराष्ट्र का मामला सेट हो जाने के बाद अब संघ सबसे पहले बीजेपी अध्यक्ष को लेकर अपना फैसला लेगा और उसके बाद नंबर प्रधानमंत्री की कुर्सी का ही हो सकता है। माना यह भी जा रहा है दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी भी संघ की मंशा समझ रहे हैं और अब संघ की मर्जी के मुताबिक चलते हुए अपनी सम्मानजनक और शानदार विदाई की राह पर भी बढ़ रहे हैं। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। साथ ही एक्सक्लूसिव खबर को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।